हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे द इंडियन एक्सप्रेस की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनको कवर करते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़रूरी हैं, चाहे हिस्ट्री हो या फिर पॉलिटी या फिर देखें तो चाहे वो हो साइंस। तो सभी के लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। आज है 18 अक्टूबर और आज की हमारी जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो होंगी सुप्रीम कोर्ट डिजिटल गिरफ्तारी पर चिंता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिजिटल गिरफ्तारी होती है यानी कि जो फ्रॉड चलता है उस फ्रॉड को लेकर जो है अपनी चिंता को व्यक्त किया है। दूसरी, जो छत्तीसगढ़ में माओवादी हैं उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, चाहे महिला हो या फिर पुरुष, और उन्होंने अपने हाथों में जो है एक हाथ में संविधान की प्रति और एक हाथ में गुलाब का फूल जो है लेकर जो संविधान है उसका जो है सम्मान किया है। तो इस न्यूज़ के बारे में भी जो है हम पूरी डिटेल के साथ इस न्यूज़ को कवर करेंगे। तीसरी जो न्यूज़ है, ट्रांसजेंडर अधिकार नीति पैनल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित किया गया है। तो आज की हमारी जो पहली न्यूज़ है कि अपेक्स कोर्ट फॉर्म्स पैनल टू रिकमेंड इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। तो जो ये न्यूज़ है वो चर्चा में क्यों बनी हुई है? भारत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा 17 अक्टूबर 2025 को एक इम्पोर्टेंट जो फैसला है वो सुनाया गया। उसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार, ट्रांसजेंडर व्यक्ति यानी कि जैसे जो अपने जो जेंडर होता है उसको चेंज करा लेता है, उनके अधिकारों को मजबूत करने के लिए जो है एक सलाहकार समिति का जो पैनल है वो गठन किया गया है। यह कदम ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ हो रहा जो भेदभाव है, विशेष रूप से जो रोजगार है या फिर उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी सेवाएं हैं या फिर उनके लिए जो सुरक्षा का क्षेत्र है उनको दूर करने की दिशा में जो है वो उठाया गया है। यानी कि जैसे आम इंसानों को जो है जो अधिकार मिलते हैं उसी प्रकार से जो है इन्हें भी उनके समान ही सभी अधिकार मिल सके, इसके लिए जो एक फैसला है वो किया गया है। जो अदालत है उसने केंद्र सरकार को एक व्यापक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का निर्देश दिया है और तब तक जो है जितने भी संस्थान हैं उनको अदालत के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका पालन करने के लिए कहा गया है। जितने भी फैसले हैं एक ट्रांसजेंडर जो महिला है उसकी याचिका पर आए हैं। यानी कि एक जो महिला है ट्रांसजेंडर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली जिसके दौरान ही जो ये फैसले हैं वो सुनाए गए हैं, जिनमें उन्होंने नौकरी से गलत तरीके से जो है उनको हटा दिया गया और उन्होंने कहा कि उनके साथ जो है भेदभाव भी किया गया और अदालत ने उसकी याचिका पर ही जो है ये मुआवजा जो है देने के लिए भी कहा है। तो जो पैनल है जिसका गठन किया गया है, अगर उसकी संरचना के बारे में बात करें कि उसके अंदर जो है कौन अध्यक्ष है कौन उपाध्यक्ष है, तो चलिए जानते हैं। तो अध्यक्ष जो हैं जो पूर्व दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस आशा मेनन, और जो अन्य सदस्य हैं जैसे कि वरिष्ठ अधिवक्ता जय नाकोठारी। और अगर बात करें ट्रांस अधिकार कार्यकर्ता की तो अकाई पदशाली जो कि कर्नाटक के हैं, ग्रेस बानू दलित और ट्रांस अधिकार कार्यकर्ता, विजयंती वसंत मोकली तेलंगाना। जो गौरव मंडल है यानी कि जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर नित्या राजेश शेखर, बेंगलुरु का जो सेंटर है फॉर लॉ एंड पॉलिसी की जो सीनियर एसोसिएट हैं, डॉक्टर संजय शर्मा, पूर्व सीईओ एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ इन इंडिया। और इनसे संबंधित जो जो मंत्रालय हैं उनके सचिव जो हैं जैसे कि सामाजिक न्याय हुआ
या फिर जो अधिकारिता मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जो शिक्षा मंत्रालय है। और पैनल को जो है 3 महीने का समय दिया गया है और इसकी जो रिपोर्ट है केंद्र सरकार को सौंपी जानी है। जो ये पैनल है इसका कार्य क्षेत्र या फिर जो स्कोप है वो क्या है, तो समान अवसर नीति का निर्माण, यानी कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके लिए सभी के समान, यानी कि जो आम व्यक्ति हैं उन्हीं के समान रोजगार, शिक्षा और जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें समान अवसर सुनिश्चित करने वाली जो नीति है उसको तैयार करना। दूसरा, अगर कानून की जो समीक्षा है उसकी बात करें तो ट्रांसजेंडर जो हैं वो पर्सनल, यानी कि जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट हैं 2019 और 2020 के जो नियम हैं उनकी जांच करना है तथा उनके अंदर जो सुधार हैं उनको सुझाना भी है। जो कार्यस्थल हैं उन पर समायोजन, तो जो कार्यालय हैं या फिर जितने भी संस्थान हैं उनमें ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति हैं उनके लिए उचित समायोजन, यानी कि रीजनेबल जो अकोमोडेशन है उसके उपायों को सुझाना है। और अगर बात करें शिकायत निवारण तंत्र की, तो जो भेदभाव है उसकी शिकायत के लिए एक प्रभावी जो मैकेनिज्म स्थापित करना है। नाम और जो लिंग परिवर्तन की प्रक्रिया है, यानी कि नाम और जो लिंग प्रमाण पत्र है उसको प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको अधिक सरल और तेज बनाना भी इसके अंतर्गत शामिल है। अगर बात करें समावेशी स्वास्थ्य सेवाओं की, तो जो ट्रांसजेंडर हैं यानी कि जो जेंडर जो डाइवर्स व्यक्ति हैं उनके लिए जो भी चिकित्सा देखभाल है उसको सुलभ और समावेशी बनाना, यानी कि चिकित्सा की देखभाल को इतना आसान बनाना कि उन्हें जो है आसानी से जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं या फिर जो देखभाल है वो मिल सके, जिससे जो जेंडर अफर्मिंग केयर है वो शामिल है इसके अंदर। और अगर बात करें इसके सुरक्षा उपायों की, तो जो जेंडर हैं वो नॉन कन्फॉर्मिंग जो व्यक्ति हैं उनकी सुरक्षा को मजबूत करना, विशेष रूप से उनके साथ जो हिंसा होती है या फिर उत्पीड़न होता है उससे। और अदालत के द्वारा यह भी कहा गया है कि जो ये कदम है तीसरे लिंग के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है और जो केंद्र सरकार है उसको जल्द से जल्द एक राष्ट्रीय नीति जो है उसको लागू करना होगा। और अगर बात करें कि जो ये न्यूज़ चर्चा में है इसकी इतिहास या फिर पृष्ठभूमि जो है वो क्या रही है, तो जो ये फैसला है कि ट्रांसजेंडर जो हैं इनके अधिकारों से जुड़े यह एक लंबे संघर्ष का हिस्सा है। 2014 में नालसा बनाम जो भारत संघ मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को तीसरा लिंग मान्यता जो है वो दी थी और 2019 के जो एक्ट है उसके अधिकारों को कानूनी संरक्षण भी प्रदान किया था। हालांकि इसकी जितने भी कार्यान्वयन जो हैं उनमें कमी के कारण भेदभाव जो है अभी तक जारी है। हाल ही के वर्षों में कई याचिकाएं दायर हुई हैं जिनमें आरक्षण कल्याण बोर्ड की स्थापना और जो समान अवसर इसके अंदर शामिल हैं। और जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने भी हाल ही में यानी कि 13 अक्टूबर 2025 को ट्रांसजेंडर कल्याण नीति न बनाने पर जो है वो नाराजगी जताई थी। तो एक ऐसी ही जो हमें प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं एक्स पर भी मिली हैं, यानी कि जो पूरा ट्विटर है उस पर, तो जहां पर कार्यकर्ताओं ने इसे जो है ट्रांस अधिकारों के लिए एक मील का पत्थर बताया है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको। ग्रेस जो बानू जैसे सदस्य हैं उन्होंने पैनल की संरचना की सराहना की है, जबकि जो अन्य उम्मीद जो हैं उन्होंने जताई है कि जो ये नीति है इसका वास्तविक जो है यानी कि वास्तविकता में ये बदलाव जो है वो ला सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये फैसला लिया गया है यानी कि जो ये निर्णय है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 14 है जो कि हमें समानता का अधिकार जो है वो प्रदान करता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में
जो है नौकरी प्राप्त करने का, या फिर जैसे कि किसी के साथ भेदभाव न किया जाए, इस प्रकार से जो है सभी को समान अधिकार हैं। दूसरा जो अनुच्छेद 21 है, जो कि हमें जीवन और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका अधिकार प्रदान करता है, उसको जो है और अधिक मजबूत बनाता है। तथा जो ट्रांसजेंडर समुदाय हैं उनको जो उनकी मुख्य धारा है उसमें लाने की दिशा में यह एक जो है इम्पोर्टेंट कदम माना जा सकता है। जो केंद्र सरकार है उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन अदालत का जो दिशा निर्देश है तत्काल जो है वो लागू किया जाएगा। तो जो ये हमारी न्यूज़ है आज की, इससे रिलेटेड अब तक यूपीएससी में जो भी PYQ आए हैं उनको करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अनुच्छेद 14 से संबंधित ट्रांसजेंडर समानता पर आधारित। तो कथन 1 कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है राज्य को समान संरक्षण का अधिकार सुनिश्चित करता है, जिसमें लिंग पहचान शामिल है। कथन 2 जो NAL जो SA है यानी कि बेनाम भारत संघ 2014 के फैसले ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग की मान्यता दी, जो कि अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन जो है वो रोकता है। तो इन कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, C दोनों कथन सही हैं, D दोनों कथन गलत हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा C कि दोनों कथन सही हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसजेंडर जो पर्सनल यानी कि जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट है 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? A यह एक्ट ट्रांसजेंडर को जो पर रिसीव्ड जेंडर है उसकी पहचान का अधिकार देता है। B यह NALASA जो फैसला है यानी कि 2014 के अनुरूप आरक्षण प्रदान करता है। यह भेदभाव निषेध करता है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई प्रावधान नहीं है। D यह राष्ट्रीय काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सनल्स की स्थापना करता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा B। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2021 में आया था कि अनुच्छेद 21 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? A यह केवल जीवन का अधिकार देता है, गरिमा का नहीं। B ट्रांसजेंडर अधिकारों को गरिमा के अधिकार के तहत शामिल किया गया है। C यह केवल नागरिकों पर लागू होता है। D यह राज्य के विरुद्ध नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा B यानी कि ट्रांसजेंडर जो अधिकार हैं उनकी गरिमा के अधिकार के तहत इसको शामिल किया गया है, यानी कि जो 2014 में जो फैसला हुआ था उसके आधार पर। जो आज के हमारे इस न्यूज़ से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन हैं उनको देखें तो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा कि भारत में ट्रांसजेंडर समुदायों की चुनौतियां क्या हैं? ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 इन मुद्दों को कितनी हद तक संबोधित करता है और न्याय प्रदान करता है? दूसरा जो हमारा मेंस का क्वेश्चन है NALSA बनाम भारत संघ 2014 फैसले ने ट्रांसजेंडर अधिकारों को कैसे मजबूत किया? वर्तमान चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। हमारी जो अगली न्यूज़ है कि गन्स रोजेज 210 मोस्टून्स सरेंडर इन अबुजमद CM सेज हिस्टोरिक डे। तो जो ये न्यूज़ है वो चर्चा में क्यों बनी हुई है? 18 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ का जो बस्तर क्षेत्र है उसमें ऐतिहासिक मोड़ आया है। वहाँ पर 210 माओवादी जो कैडर हैं उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की जो मुख्य धारा है उसमें अपने कदमों को जो है
वो रखने का फैसला किया है, यानी कि जो समाज की मुख्य धारा है उसमें वापस लौटने का फैसला किया है। जो ये घटना है पूना मारगेम जो पुनर्वास है उससे पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत जो जगदलपुर है उसकी पुलिस लाइन परिसर में हुई है, जहां पर इन कैडरों ने 153 अत्याधुनिक जो हथियार हैं वो समर्पित कर दिए हैं। जिसमें जो उनके द्वारा हथियार जो हैं वो समर्पित किए गए हैं उनमें क्या क्या शामिल है, तो 19 AK-47, 17 SLR, 23 इंसोन्स राइफल्स और एक जो है इंसोन्स LMG और 303 राइफलें, 4 कार्बाइन, 11 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर यानी कि BGL और 41 जो है वो सिंगल शॉट, 12 बोरगन्स और एक पिस्टल जो है इनके अंदर शामिल है। यह जो है न केवल संख्या में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है बल्कि इनमें जो है वरिष्ठ जो माओवादी नेता हैं वो भी मौजूद हैं, जिन पर कुल जो है 9.18 करोड़ का जो इनाम है वो भी रखा गया था। जो ये घटना है इसकी पृष्ठभूमि और महत्व क्या है, तो जो अबूझ माड का क्षेत्र है यानी कि जो माड का एरिया है उसको लंबे समय से माओवादियों का अवैध किला जो है वो माना जाता था। यह लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर का घना जंगल का एरिया है जो कि नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर जिलों में फैला हुआ है। 1980 के दशक से जहां माओवादी संगठन यानी कि CPI जो है माओवादी का प्रशिक्षण केंद्र और कमांड हब रहा है, लेकिन राज्य सरकार की जो नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास की जो नीति है 2025 की और नियत नैला नार योजना है जैसे जो प्रयास हैं उन्होंने यहाँ विश्वास का माहौल जो है वो बना दिया है। पिछले 3 दिनों में कुल 405 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 17 अक्टूबर को ही 210 जो हैं वो शामिल हुए हैं। तो जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव रॉय हैं उन्होंने इसे बस्तर, छत्तीसगढ़ और जो पूरा देश है उसके लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया है। उन्होंने कहा है जो युवा कभी माओवाद की झूठी विचारधारा के जाल में फंस गए थे वे आज जो हैं लोकतंत्र की शक्ति, संविधान के जो आदर्श हैं और गांधी जी की जो अहिंसा का मार्ग है उसको अपना रहे हैं। अबूझ माड और जो उत्तर बस्तर है अब नक्सल मुक्त हो गया है, जबकि जो दक्षिण बस्तर है उसमें अभियान जो है निर्णायक चरण में है। जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह उन्होंने इसे जो है एक नक्सल उन्मूलन अभियान की ऐतिहासिक सफलता करार देते हुए कहा है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य जो है अब करीब है और जनवरी 2024 से अब तक छत्तीसगढ़ में 2100 से अधिक माओवादियों ने आत्मसमर्पण जो है वो किया है। जो प्रमुख माओवादी नेता हैं यानी कि जो समर्पण किया गया है उनमें कौन कौन से जो नेता हैं वो शामिल हुए हैं, तो एक हैं रुपेश उर्फ सतीश जो कि केंद्रीय समिति के सदस्य हैं, 59 वर्षीय हैं, तेलंगाना के निवासी हैं, माओवादी सैन्य विंग के खुफिया प्रमुख और जो बम के विशेषज्ञ हैं, जो 2000 के अंदर आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर हमले की साजिश रचने का आरोप था इन पर, और इन पर जो है 1 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा गया। वे अबूझ माड के जो उत्तर पश्चिम का उप क्षेत्र है वहां पर प्रभावी थे। जो रनीता हैं, रनीता माड संभाग प्रभारी जो दंड कार्यान्वयन स्पेशल जोनल कमेटी है ये उसकी सदस्य थी, महिला कमांडर, और इस पर जो है 25 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। भास्कर उर्फ राजमन मांडवी जो कि उत्तर बस्तर डिवीजन प्रभारी हैं, राजू सलाम उत्तर बस्तर डिवीजन के सचिव, धनु वेती उर्फ संतु यह जो है DKSZC सदस्य हैं।
प्रत्येक पर जो है 25 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। रतन एलम जो कि क्षेत्रीय समिति के सदस्य हैं, इन पर भी 25 लाख रुपए का इनाम रखा गया। और अगर बात करें अन्य की तो 4 जो हैं DKSZC के सदस्य, 21 डिविजनल कमेटी के सदस्य और 61 जो हैं एरिया कमेटी के सदस्य, 98 निचले सतर के कैडर और 22 पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला जो आर्मी है या फिर जो रिवोल्यूशनरी पीपुल्स काउंसिल है यानी कि जो RPC है वहाँ से हैं। इनमें 110 जो हैं वो महिलाएं शामिल हैं। जो समारोह और उसकी प्रतीकात्मकता को देखें, बंदूकें और जो गुलाब का हमें जो कॉन्सेप्ट है जो सुनने को मिल रहा है वह क्या है। तो जो कार्यक्रम है उसमें माओवादियों का पारंपरिक माझी चाला की विधि से स्वागत किया गया। प्रत्येक को भारतीय संविधान की एक एक प्रति दी गई और लाल गुलाब जो है वो भेंट किया गया। गुलाब शांति का, प्रेम का और नए जीवन का प्रतीक है। सभी ने संविधान की शपथ ली और वंदे मातरम गाकर समापन भी किया। जो डिप्टी CM हैं विजय शर्मा, उन्होंने कहा यह आत्मसमर्पण नहीं है, पुनर्वास है। माड़ डिवीज़न और उत्तर बस्तर जो है पूरी तरह से अब नक्सल मुक्त हो गया है। पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने बताया कि आत्मसमर्पित जो कैडर हैं उनको पुनर्वास की सहायता 50,000 रुपये प्रारंभिक आवास, आजीविका, कौशल विकास और शिक्षा योजनाओं से जोड़ा जाएगा। नक्सलवाद के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान, यह घटना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं उनके नेतृत्व में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ में 64 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं जो कि विकास और जो विश्वास है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी जो है हाल ही में ही 61 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। और अगर बात करें तो जो पूरा ट्विटर है उसकी, तो उस पर नक्सल फ्राइल इंडिया ट्रेड जो है वो कर रहा है, जहां पर उपयोगकर्ता इसे विश्वास की जीत जो है वो बता रहे हैं। हालांकि जो दक्षिण बस्तर है उसमें अभी भी चुनौतियां बाकी हैं, लेकिन यह आत्मसमर्पण नक्सलवाद का जो अंत है उसकी दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। विकास की मुख्य धारा जो है अब जंगलों तक पहुंच रही है। स्कूल, सड़कें, स्वास्थ्य सेवाएं जो कि माओवादियों को हिंसा छोड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। यह घटना न केवल सुरक्षा की जीत है बल्कि मानवीय परिवर्तन की कहानी भी है। जैसा कि CM शाह ने कहा, बंदूक और बारूद की जगह अब संवाद, संवेदना और जो विकास है वो ले रहा है। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारे आज के जो प्रीवियस ईयर के PYQ हैं उनको देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, नक्सलवाद मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में उत्पन्न हुआ। नंबर 2, नक्सलवाद का उद्देश्य भूमि सुधार और जो आदिवासी अधिकार हैं उनकी मांग करना है। उपयुक्त में से कौन सा या फिर कौन से कथन जो हैं वो सही हैं? A, केवल 1, B, केवल 2, C, 1 और 2 दोनों, D, न तो A और न ही 2। तो हमारा जो आंसर है वो होगा B, केवल 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावित क्षेत्र नहीं है? नंबर 1 A, दंडकारण्य, B, रेड कॉरिडोर, C, अबूझमाड़, D, गंगा घाटी। तो हमारा जो आंसर होगा वो है D, गंगा घाटी। माओवादी विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा राज्य है? झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा या बिहार? तो इसका आंसर होगा B, छत्तीसगढ़। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमन जो हमारे मेंस के क्वेश्चन हैं, LWE से सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं जो कि मुख्य रूप से किन राज्यों में हैं? जो हमारा दूसरा है
कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा बी, छत्तीसगढ़ और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्सलवाद का जो प्रसार है उसमें मुख्य भूमिका किसकी है? ए सीपीआई माओवादी, बी आरएसएस, सी कांग्रेस, डी भाजपा। तो हमारा आंसर होगा सीपीआई, यानी कि ए सीपीआई माओवादी। तो हमारा जो मेंस का क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स यानी कि LWE को 2026 तक समाप्त कर दिया जाएगा। इस कथन के संदर्भ में LWE की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कीजिए और सरकार की जो रणनीतियां हैं उनकी चर्चा भी कीजिए। दूसरा है कि नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक हिंसक खतरा है, इसके सामाजिक आर्थिक जो कारण हैं उनकी चर्चा कीजिए और इसे समाप्त करने के लिए बहुस्तरीय रणनीति का सुझाव भी दीजिए। तो हमारी जो आज की लास्ट न्यूज़ रहने वाली है वो होगी SC फ्लैग राइज इन डिजिटल अरेस्ट स्कैम 6 CBI सेंटर रिस्पॉन्स। जो ये न्यूज़ है वो चर्चा में क्यों बनी हुई है? 17 अक्टूबर 2025 को यानी कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने देश में जो बढ़ रही डिजिटल गिरफ्तारी है यानी कि जो डिजिटल अरेस्ट है उस घोटाले पर स्वतः जो है संज्ञान यानी कि सुओ मोटो जो है वो लिया है। कोर्ट ने इसे एक न्यायिक व्यवस्था पर सीधा हमला करार देते हुए केंद्र सरकार, CBI, हरियाणा सरकार और जो अंबाला साइबर है क्राइम विभाग को नोटिस जारी किए हैं कि कोर्ट ने कहा है कि फर्जी अदालती आदेश और जजों के हस्ताक्षर का इस्तेमाल करके लोगों को ठगना जो है एक सामान्य जो क्राइम है वो नहीं है, बल्कि यह जो न्यायपालिका है उसकी गरिमा, जनता का विश्वास जो है उस पर एक गहरा प्रहार है। और इस मामले पर जो अगली सुनवाई होगी वो 27 अक्टूबर को जो है वो निर्धारित की गई है। तो जो ये पूरा मामला क्या है इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। यह कार्रवाई जो है हरियाणा का जो अंबाला ज़िला है वहाँ के एक बुज़ुर्ग दंपति जो कि 73 वर्षीय शशि सचदेवा और उनके दो पति हैं हरीशचंद्र सचदेवा की शिकायत पर हुई है। 1 सितंबर से 16 सितंबर 2025 के बीच जो है ठगों ने खुद को CBI, प्रवर्तन निर्देशालय ED और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है यानी कि IEB है उनके अधिकारी बताते हुए वीडियो कॉल और व्हाट्सएप के जरिए जो है उनसे संपर्क किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बई हाई कोर्ट और ED के फर्जी आदेश दिखाए जिनमें पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के कथित हस्ताक्षर, कोर्ट स्टैंप और मोहरें भी मौजूद थी। ठगों ने दंपति को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद जैसे आरोपों में गिरफ्तार की धमकी दी, जिसके चलते वे डर के मारे घर से बाहर नहीं निकले और कई बैंक ट्रांसफ़र के जरिए कुल जो है 1.05 करोड़ कुल रिपोर्टों में इतने जो रुपए हैं वो गवा बैठे हैं। जो पीड़िता है उसने 21 सितंबर को चीफ जस्टिस BR गवई को पत्र लिखा जिस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने जो है संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा कि जाली न्यायिक जो आदेश हैं इनका निर्माण जनता की न्यायालय जो व्यवस्था है उसमें विश्वास की नींव को हिला देता है। यह एक संगठित अपराध है जिसके खिलाफ पूरे देश में केंद्रीय और राज्य पुलिस का जो समन्वित प्रयास है वो जरूरी है। जो डिजिटल गिरफ्तारी घोटाला है वो क्या है? जो डिजिटल गिरफ्तारी है यह एक उभरता हुआ साइबर फ्रॉड है जिसमें अपराधी जो है वीडियो कॉल या ऐप्स के जरिए खुद को सरकारी अधिकारी बताता है, जैसे कि पुलिस, CBI, ED या फिर जो इनकम टैक्स है वो बताते हैं
और वे जो हैं फर्जी दस्तावेज दिखाकर पीड़ित को आभासी गिरफ्तारी में रखती हैं, यानी कि घर से बाहर न निकलने, निगरानी में रहने और गोपनीयता बनाए रखने की धमकी देती हैं। फिर जमानत या फिर क्लियरेंस के नाम पर पैसे ठगती हैं। जो ये घोटाला है खास तौर पर बुजुर्गों को निशाना जो है वो बनाता है, क्योंकि वे तकनीकी रूप से कमज़ोर होते हैं, बदनामी के डर से जो हैं चुप रहते हैं। तो यह कैसे काम करता है? अनजान नंबर से जो है कॉल आती है जिसमें गंभीर अपराध जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स या फिर टेरर फंडिंग का जो आरोप है वो लगाया जाता है। वीडियो कॉल पर फर्जी आईडी, यूनिफॉर्म और कोर्ट एजेंसी के जो दस्तावेज हैं वो भी दिखाए जाते हैं। जो पीड़ित हैं उसको सर्विलांस मोड में रखा जाता है। हर 2 घंटे में चेक इन, परिवार से बात न करने की हिदायत दी जाती है, पैसे ट्रांसफ़र करवाए जाते हैं, अक्सर सेफ अकाउंट में। और जो देश भर के अगर उदाहरणों को देखें तो दिल्ली के अंदर जो रिटायर बैंकर हैं नरेश मल्होत्रा ने सितंबर 2025 में 23 करोड़ की ठगी, और ठगों ने जो है ईडी और सुप्रीम कोर्ट के फर्जी ऑर्डर दिखाए। फिर कोलकाता में एक 88 वर्षीय व्यक्ति से 33 लाख रुपए ऐंठे सीबीआई बनकर। मुंबई में 79 वर्षीय रिटायर कंसोलेंट सी से 2 करोड़ रुपए जो है वो गवा दिए। हैदराबाद इसी तरह के जो केस हैं उसमें करोड़ों की ठगी की गई है। तो कोर्ट के द्वारा क्या निर्देश दिए गए हैं और इस मामले में जो अगला कदम है वो क्या रहने वाला है? तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा नोटिस जारी किया गया है कि गृह मंत्रालय के जो सचिव हैं, सीबीआई डायरेक्टर हैं, हरियाणा गृह विभाग के प्रधान सचिव हैं, अंबाला साइबर क्राइम जो एसपी हैं, उनको जो है 27 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। जो अटॉर्नी जनरल हैं उनकी भूमिका और जो विक्टिम रामणी है उनसे घोटाले के जो मोड्स ऑपरेटिंग है उसकी जांच और जो संस्थागत प्रतिक्रिया है उसको तैयार करने में सहायता मांगी गई है। हरियाणा पुलिस की जो रिपोर्ट है यानी कि अंबाला साइबर सेल ने भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS के तहत 2 FIR जो हैं वो दर्ज की गई हैं, लेकिन कोर्ट ने व्यापक जांच की मांग की है। कोर्ट की टिप्पणी क्या है कि यह सामान्य चोरी या फिर साइबर क्राइम नहीं है। न्यायिक दस्तावेज की जालसाजी पूरे सिस्टम को जो है वो कमज़ोर कर देती है, जिससे कि जो जनता में विश्वास है न्यायालय के प्रति वो कमज़ोर होता है। और इससे जो है कैसे बच सकते हैं? जैसे जांचें, कोई सरकारी अधिकारी फ़ोन वीडियो पर जो है गिरफ्तारी या फिर पैसे की मांग नहीं करता। हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या फिर जो लोकल पुलिस होती है वो स्टेशन से वेरीफाइंग करे, या फिर जो डिजिटल अरेस्ट जो है वो गैर कानूनी है। भारत में कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है डिजिटल जो गिरफ्तारी है उसका। जो रिपोर्ट है वो करनी चाहिए। अगर शक हो तो तुरंत जो है 1930 जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है उस पर शिकायत करें, या फिर जो साइबरिंग क्राइम गवर्नमेंट इन है उस पर शिकायत करें। ये परिवार और जो दोस्त हैं उनसे इस पर सलाह लें। जागरूकता यानी कि जो बुज़ुर्ग हैं उनको शिक्षित करें। संदिग्ध जो कॉल है उसको रिकॉर्ड कर लें। बैंक की सतर्कता यानी कि अनजान जो ट्रांसफ़र है उससे पहले बैंक से जो है वो कंफर्म कर लें। तो जो ये न्यूज़ है इससे रिलेटेड जो अब तक जो प्रीलिम्स ईयर यूपीएससी में क्वेश्चन आए हैं उनको देखते हैं। तो 2019 में जो प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 है उसके अंदर आया क्वेश्चन है कि आईटी एक्ट 2000 के तहत साइबर अपराध की जांच के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेवार है? ए सीबीआई, बी सर्ट इन, सी एनसीआई आईपीसी या फिर डी I4C। तो हमारा जो आंसर है वो रहेगा सर्ट इन। 2021 के अंदर आया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध फिशिंग से संबंधित है?
ए पहचान चोरी, बी रैंसमवेयर, सी डाटा चोरी, डी सभी। तो हमारा उत्तर होगा ए पहचान की चोरी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में आया हुआ है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए साइबर फ्रॉड की रिपोर्टिंग, बी साइबर हमलों की निगरानी, सी दोनों, ए और बी, डी कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर है वो होगा सी, ए और बी दोनों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2023 में आया हुआ है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 साइबर फ्रॉड से कैसे संबंधित है? डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करना, बी साइबर अपराधियों की सजा बढ़ाता है, सी दोनों, डी कोई नहीं। उत्तर ए डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करता है। जो इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारे मेंस के क्वेश्चन हैं, साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या हैं? साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत ने व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति विकसित करने में कितनी सफलता जो है वो प्राप्त की है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीमा पार साइबर हमलों का प्रभाव का विश्लेषण करें। इन प्रकृत जो हमले हैं इनके विरुद्ध रक्षात्मक उपायों पर भी चर्चा कीजिए। तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।